सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज मैंने भी काफ़ी प्रिपरेशन के दौरान देखा स्टूडेंटों को और ऑफिसर्स के साथ जो आपके इंटरव्यू हैं, जो टॉपर के साथ इंटरव्यू है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब लिस्ट में नाम देखा पहले ही नंबर पे, ऑन दो मैं चेकिंग करते वक्त अपना रोल नंबर भूल गया था। तो जब मैंने पहले उस पर अपना नंबर देखा तो मैं सभी को CAPF AC एग्जाम के बारे में बात करूँ तो ये UPSC के द्वारा ही कंडक्टेड किया जाने वाला एग्जाम है। फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि 2 से 4 ये 4 से 6 ये, मतलब जब जो मन कर रहा है वो करो। ओके, आपने बिना कोचिंग के एक फर्स्ट रैंक लेके आए, तो अब आई थिंक स्टूडेंट सोचेंगे कि यार हम भी कर सकते हैं। जी सर। कोचिंग वगैरह की ऐसा खास ज़रूरत है नहीं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सर फिजिकल एंड मेडिकल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि रिटर्न में केवल आपके मान के चलो कि 3 लाख लोगों में से 1200-1300 लोगों का रिटर्न होता है, लेकिन फिजिकल मेडिकल के बाद वो सिर्फ 500-600 बचते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है हिमांशु वत्स सर, जिनका रैंक 1 के साथ CAPF में सिलेक्शन हुआ है, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। तो आज हम सर से CAPF की जर्नी जानेंगे। इनका सेकंड अटैम्प्ट था। इसके अलावा सर ने UPSC की भी, CSE की भी तैयारी करी है, उसके भी उन्होंने 3 अटैम्प्ट्स करीब करे हैं। सो इनकी जर्नी जानेंगे। और रैंक 1 लाना अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पता नहीं होता रैंक 1 कैसे ला सकते हैं, और हर किसी का ड्रीम होता है सिलेक्शन लेने के बाद जो दूसरा ड्रीम बन जाता है वो रैंक का होता है कहीं ना कहीं। सो डेफिनेटली आज हम इनसे जर्नी जानेंगे, इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी वगैरह करी है, क्योंकि आज अभी हम इनके गांव में आ रखे हैं घर पर, और इन्होंने गांव से रहकर ही तैयारी करी थी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज मैंने भी काफ़ी प्रिपरेशन के दौरान देखा स्टूडेंटों को और ऑफिसर्स के साथ जो आपके इंटरव्यू हैं, जो टॉपर के साथ इंटरव्यू है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैंने 12th यही नजफगढ़ से ही पास करी है, और राव मान सिंह स्कूल से पास करी 12th, एंड आई स्कोर्ड गुड स्कोर इन 12th फ्रॉम नॉन मेडिकल। देन मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि द्वारका के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर। देन 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी UPSC की प्रिपरेशन उसी वक्त स्टार्ट कर दी थी, एंड मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, और मैंने एक शुरुआत से क्लियर रखा था कि मुझे UPSC की ही तैयारी करनी है। तो शुरुआत सिविल सर्विसेज से की थी, CAPF की तरफ भी आना हो गया, राइट। और उसमें आप फर्स्ट रैंक भी लेके आ गए। ओके, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपका जो फर्स्ट रैंक आया है तो क्या रिएक्शन था आपका? और आपके फैमिली वाले तो अभी मैं मिला तो बहुत खुश हैं, और उनका क्या रिएक्शन था? सर मेरी पूरी फैमिली ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मैं भी बहुत खुश था। जब मैंने रैंक 1 देखी, मुझे कहीं ना कहीं तो विश्वास ही नहीं हुआ कि रैंक 1, लाइक ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि मैंने रिटर्न में काफ़ी अच्छा स्कोर जो था वो किया था, और पहले आंसर की के थ्रू हम आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन जब लिस्ट में नाम देखा पहले ही नंबर पे, ऑल्दो मैं चेकिंग करते वक्त अपना रोल नंबर भूल गया था। तो जब मैंने पहले उस पर अपना नंबर देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुशी, मैं मेरा रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड भी किया, मैंने YouTube पे शेयर भी किया। जो बच्चे मुझे देखते होंगे उनको पता होगा। हाँ, वैसे हम लिंक दे देंगे आपके चैनल का, तो कनेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट डायरेक्टली। और इसके साथ साथ मैंने फिर जो छोटा मोटा गांव में सेलिब्रेशन हम करते हैं, मतलब ढोल्स के साथ और मिठाई बांटने के साथ, तो मैंने पूरे गांव के अंदर मिठाई भी बांटी, और तो ये हमारा रिएक्शन था सर पूरी फैमिली का। ओके, ग्रेट। सो थोड़ा सा CAPF वगैरह के एग्जाम के बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चैनल पे UPSC रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं। जी सर। हालांकि मैंने लास्ट टाइम जो इसका रिजल्ट आया था, अक्षय बडोला सर का डाला था रैंक 1 का इंटरव्यू, फ्री पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी सर। हाँ, तो मैं सभी को CAPF AC एग्जाम के बारे में बात करूँ तो ये UPSC के द्वारा ही कंडक्टेड किया जाने वाला एग्जाम है, जो कि आपको एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनाता है इन द पैरामिलिट्री, और वी कैन से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो इसमें हमारी 5 फोर्सेस होती है, CISF, CRPF, BSF, ITBP एंड SSB। तो इन 5 फोर्सेस के अंदर हमें कुछ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट जो होती है वो हमें दी जाती है, जो कि एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू समवट ACP और DSP दैट वी से इन स्टेट पुलिस और इन IPS। तो इस एग्जाम के अंदर 3 चरण होते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर रिटन एग्जाम होता है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड पेपर 2 इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन।
इट इज़ जस्ट लाइक द सिविल सर्विसेज मेंस, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, सिलेबस सब कुछ सेम है। हाँ। और बाकी पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। right. अब आप जब रिटर्न क्लियर करते हो तो आपका फिजिकल मेडिकल होगा, और फिजिकल मेडिकल जब आप क्लियर करते हो तो फिर आपका यूपीएससी के जो बोर्ड होते हैं वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। और मेरा इस साल राज शुक्ला सर का बोर्ड था जो कि सिविल सर्विसेज के भी इंटरव्यू ले रहे हैं। लास्ट ईयर मेरा डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड था जो कि इस बार यूपीएससी के चेयरमैन भी है। तो रिटर्न के और आपके जो इंटरव्यू का स्कोर है इनका टोटल होकर के आपका रैंक और फाइनल मेरिट डिसाइड होती है। फिजिकल क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं होते उसके कुछ। ओके, ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। जैसे आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपने CAPF की तरफ आप बढ़ गए, तो सिलेबस क्या है, सेम है, अलग है, या फिर आप यूपीएससी पढ़ते रहे और इसका ऐसे एग्ज़ाम दे दिया, कुछ टाइम पढ़ के निकल गया? सर अगर देखा जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या CAPF 80% सिलेबस सेम है। हाँ। बल्कि मैं कहूँगा कि CAPF का सिलेबस एक सबसेट है। मेरा इसको क्लियर करने का एक ही रीज़न जो मेरे को लगता है वो ये है कि मैंने दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा। CSC और CAPF का सिलेबस सेम है, पैटर्न डिफरेंट है। जिसने वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया वो तो क्लियर करेगा, जिसने नहीं किया वो सालों साल लगा रहेगा और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्लियर करना। हाँ। क्योंकि इसमें उधर साइंस एंड टेक आती है, इधर साइंस आती है जो जनरल साइंस है आपकी, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना मेन है। और बाकी तो सर मेहनत लगी, आंसर राइटिंग भी थोड़ी बहुत की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं थोड़ा कम ही करता हूँ आंसर राइटिंग वगैरह, नोट्स में भी ज़्यादा काम नहीं करता। मेन प्रिपरेशन, रीडिंग, रिवीजन, इन सब चीज़ों के ऊपर। इसका जो पहला स्टेज है उसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में? सर पहली स्टेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज और CAPF दोनों का पैटर्न सेम है, वो प्रीलिम्स की तरह ही है। उसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 125 है, क्योंकि इसमें CSET के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो इधर ही आ गए, इसी में इंक्लूड हो गए। हाँ। तो सारी तैयारी वही थी, सेम बुक लिस्ट है, वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, वही बिपिन चंद्रा, वही आपकी वो एक्स्ट्रा आ गया सिर्फ साइंस, जो जनरल साइंस है 6 to 10th की साइंस वो, और बाकी सब सेम है। करंट अफेयर्स थोड़ा डिफरेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में थोड़े डीप वाले करंट अफेयर्स होते हैं, इधर थोड़ा फैक्चुअल और वन लाइनर वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बस इन दो चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा काम किया, साइंस और करंट अफेयर्स। और 1 साल की तैयारी तो सिविल सर्विसेज की और 15 दिन एक्स्ट्रा इन काम के लिए, और स्कोर मैंने अच्छा किया। ओके, जो सेकंड स्टेज है जिसके लिए आपने आंसर राइटिंग भी बताई है। जी सर। और जैसे कि यूपीएससी की भी कर ही रहे, तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करते? क्योंकि डेफिनेटली आपका स्कोर मेंस में या फिर जो सेकंड स्टेज इसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे। जी सर, एक्चुअली सर आंसर राइटिंग का ऐसा है कि मैं 12th में भी अपने एरिया का थोड़ा टॉपर ही था। अच्छा। हाँ, टॉपर ही था, और तो मेरी राइटिंग स्किल शुरू से ही काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरे को विश्वास था खुद के ऊपर, और मैंने ग्रेजुएशन में भी फिर ठीक था, जरूरत नहीं पड़ी कभी, उधर भी आ जाते थे मार्क्स। देन फिर मेंस भी जब लिखा था तो उसमें भी पहले अटेम्प्ट में मैं काफ़ी ठीक स्कोर कर गया था मेंस के अंदर। तो मुझे ये था कि कंटेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, राइटिंग तो मैं कर लूँगा, वो मैनेज हो जाएगी। और मेरा फोर्टे जो सर मेन तो MCQ वाला एग्जाम है, क्योंकि मार्क्स दोनों के जुड़ रहे हैं। तो लास्ट ईयर मेरे 133 के राउंड थे, इस बार अभी एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आए, बट आई थिंक 180 क्रॉस है आउट ऑफ 250। अरे वाह, ग्रेट। ये मेन था। बाकी पेपर 2 की प्रिपरेशन सर वही मेंस वाली प्रिपरेशन ही है, जो मेंस के लिए हम करते हैं वही इसके लिए करते हैं। ओके, जैसे ये जो यूपीएससी का पैटर्न आप बता रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई कि यूपीएससी का तो एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, इसका मैं कैसे निकाल दूंगा, और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, और हालांकि आपने बताया कि आपका फोर्टे ही है कि MCQ टाइप खुद। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर कहीं ना कहीं था तो डिफ़िकल्टी, दोनों ही एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी है। देखो CAPF का एग्ज़ाम कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि आसान है, वो तो बस मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया था सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद, इसलिए वो थोड़ा इजी हो गया। बाकी डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ में आती है, लाइक यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग फिजिकली फिट थोड़ा कम होते हैं। हाँ। तो मेरे को वो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ी। लाइक मेरे को शुरुआत में पहले अटेम्प्ट में मैंने
कम से कम 4 महीना मैंने फिजिकल की तैयारी करी। देन मेडिकल भी काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, पूरा पूरा दिन मेडिकल चलता है। और देन सेकंड अटेम्प्ट में भी फिर मैं 1 महीना फिजिकल की तैयारी मैंने करी। तो मेन तो फिजिकल में मेरे को चैलेंज आया। देन इंटरव्यू मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था सर। लास्ट टाइम मेरे 90 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। आज ही हमारे मार्क्स डिक्लेयर हुए हैं CAPF 2021 के, जिसमें मेरा स्कोर 110 है इंटरव्यू के अंदर। तो ये 20 मार्क्स का जो जंप था इसने शायद रैंक दिलाया, काफ़ी अच्छी वाली। और इसमें मेरे जो मेंटोर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा मेरे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। बाकी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पिछले 7-8 साल से मुझे हेल्प करते ही आ रहे हैं वो। ओके, जनरली लोग UPSC की तैयारी CSE की करते हैं, फिर वो कभी CAPF फिर स्टेट पीसेस देने लग जाते हैं कि 1-2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो चलो ये ट्राई करते हैं। तो ये आपने पहले से सोच रखा था कि CAPF या फिर इन सब एग्ज़ाम्स में हम जाएंगे दोबारा? सर UPSC की तैयारी के साथ मैंने भी दिए हैं स्टेट PCS। मैंने हरियाणा PCS का प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस कुछ कारणवश मैंने स्किप कर दिया था। और मैंने UP PCS भी दिया 2 बार, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उसका। तो फिर मेरा लाइक मन में ऐसा था कि मैं कुछ UPSC में ही कुछ अच्छा ट्राई करता हूँ। तो जब 2020 का पहला अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का, तभी हमने CAPF भी दे दिया था। फिर 2021, फिर 2022, अभी मेरा 2022 का भी रिटर्न क्लियर है और इंटरव्यू उसका भी देना था, बट अभी ये सिलेक्शन हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम टेबल क्या फॉलो किया आपने पूरी तैयारी में? सर टाइम टेबल तो बेसिकली ये था कि मैं सुबह अपना वही मॉर्निंग में उठना, सुबह 6-7 बजे के अराउंड उठ जाओ, अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, छत पे ही थोड़ा घूम लिए, और उसके बाद फिर अपना पढ़ना शुरू, सुबह से लेकर रात तक अपना करते रहो, जो जितना भी टाइम आपको मिल रहा है। कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि 2 से 4 ये, 4 से 6 ये, मतलब जब जो मन कर रहा है वो करो। ओके, आपने बिना कोचिंग के एक फर्स्ट रैंक लेके आए, तो अब आई थिंक स्टूडेंट सोचेंगे कि यार हम भी कर सकते हैं। जी सर। कोचिंग वगैरह की ऐसा खास ज़रूरत है नहीं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सर मैं यही कहूँगा कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को ज़रूरत ना हो। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, सर मैंने एक्चुअल में NDA भी दिए हैं 2 बार। और मैंने वो भी क्लियर किए थे रिटर्न। तो मेरा बेस कहीं ना कहीं था, मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पहले से पता थी, तो आसान हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका बेस नहीं है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर जाए। मैं कोई मना नहीं करता कि आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज बाद में रिग्रेट करने से अच्छा कि मैं कोचिंग ले लेता और मेरे 3-4 अटेम्प्ट नहीं निकलते, तो वो बेटर, उससे बेटर है कि आपको ले लेनी चाहिए। जी ग्रेट। तो मैंने इसलिए नहीं ली सर, क्योंकि मेरा बेस था थोड़ा। हाँ, अच्छा, जो पेपर है इसमें आपका फिजिकल और मेडिकल इम्पोर्टेंट टास्क हो जाते हैं। जी सर। तो क्या क्या फिजिकल में होता है, और एक अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करते हैं तो उसकी क्या फिजिक्स होनी चाहिए, जैसे कि हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह? जी सर। सर फिजिकल एंड मेडिकल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि रिटर्न में केवल आपके मान के चलो कि 3 लाख लोगों में से 1200-1300 लोगों का रिटर्न होता है, लेकिन फिजिकल मेडिकल के बाद वो सिर्फ 500-600 बचते हैं, तो 50 से ज़्यादा % लोग बाहर हो गए। तो फिजिकल में सर आपको 4 इवेंट्स मिलते हैं। पहले तो आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होती है। हाइट आपकी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है मिनिमम। देन वेट के अंदर एक चार्ट UPSC देती है नोटिफिकेशन के अंदर ही, तो आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, उस हिसाब से वो वेट डिसाइड होता है। एंड देन उसके बाद आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपको 100 मीटर क्रॉस करनी है 16 सेकंड में। देन उसके बाद आपको 800 मीटर करनी है, वो आपको 3 मिनट 45 सेकंड में। देन उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करनी है, 3 चांसेस है। गर्ल्स के लिए आपको जो लॉन्ग जंप होगी उसमें आपको 3.5 मीटर क्रॉस करना है। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि 3 मीटर है कि 3.5 मीटर है। बॉयज़ के लिए 3.5 मीटर है। और देन शॉर्ट पुट भी होता है जो गर्ल्स के लिए नहीं होता। शॉर्ट पुट में आपको एक ही चांस मिलता है, और जिसमें आपको वो 15-16 फीट के अराउंड फेंकना होता है। 7.5 किलो की बॉल होती है वो। और गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट है नहीं। गर्ल्स के लिए जो 100 मीटर है वो 16 सेकंड का बढ़ के 18 सेकंड हो जाता है, और जो 800 मीटर है वो 3:45 का बढ़ के 4:45 हो जाता है। तो ये है फिजिकल मेडिकल। राइट, ये फिजिकल है, और इसके बाद मेडिकल आप तो फिजिकल जैसे ही आप पास कर लोगे तो उसके बाद सर आपका मेडिकल होगा। आपको जो फोर्स होगी वो आपको उनके हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाएगी। वहाँ पे आपके मेडिकल में बेसिक लाइक आपका ब्लड, आपका यूरिन टेस्ट होता है। देन उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। देन आपका जो बेसिक जो आपकी बॉडी डिफॉर्मिटी कोई नहीं है, आपकी आईज़, आपके नोज़, ईयर्स एंड आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, सब चेकिंग होती है उधर पूरा डिटेल में। और ये 1 दिन का मेडिकल प्रोसेस, 2 दिन का मान लो मेडिकल प्रोसेस होता है। और अगर कोई बच्चा मेडिकल में सेटिस्फाइड नहीं है, उसको रीमेडिकल मिलता है।
तो वो री मेडिकल के लिए अप्लाई करता है, फिर री मेडिकल होता है। तो पहले वो 30-40 दिन बाद होता था, अभी री मेडिकल नेक्स्ट डे होता है सिर्फ। ओके, यस सर। चलो ये तो सही बात है। टाइम कम हो गया, हाँ, टाइम बच गया। ओके। सो अगर मैं बुक लिस्ट कुछ पूछूं इसके लिए कि क्या बुक लिस्ट एटलीस्ट होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताया सर। एटलीस्ट अगर बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो है NCERTs, लेकिन सारी NCERTs नहीं, कुछ NCERTs जो कि हिस्ट्री की, साइंस की, ज्योग्राफी की, थोड़ी बहुत पॉलिटी की। तो ये कुछ NCERTs है 6 to 12th की NCERT जो कि आपको करनी होती है, ये आपका बेस बनाएंगी। देन उसके बाद आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है। देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। एंशियंट मेडिवल के लिए आप सतीश चंद्रा और RS शर्मा पढ़ सकते हो। एनवायरनमेंट के लिए आपको पता ही है, शंकर IAS की बुक है। देन आपकी ज्योग्राफी के लिए NCERT सफिशिएंट होती है। मैथ्स एंड रीजनिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोल्व हो जाते हैं। किसी को बिल्कुल ही नहीं आता तो RS अग्रवाल पढ़ सकता है। देन उसके अलावा इसके अंदर और मेन सब्जेक्ट हमारा जैसे इकोनॉमी NCERT से हो जाती है। अदरवाइज एक मृणाल सर की बुक आती हैं, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब लिटरली वो बेस बना देती हैं बहुत अच्छा। तो यही सब मेन बुक लिस्ट है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो वो सर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का ज़्यादा गेम है। उसमें 80% पार्ट या 60% पार्ट मान लो वो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से होता है। जो आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, जो सिविल सर्विसेज की मेंस की मैगजीन जो बनती है वो पढ़ सकते हो। एंड ग्रामर अलग से पढ़नी पड़ती है, जिसके लिए आप SP बख्शी या फिर नीतू सिंह नाम की मैम की बुक आती है, SSC वाली बुक। तो ये 2 बुक यूज़फुल है। राइट। मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाया इसके लिए? सर मैं टोटली CAPF के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, ना तो पेपर 1 के लिए ना ही पेपर 2 के लिए। मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि UPSC बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करती है, क्योंकि मैंने एक बार प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, तो मुझे वहीं से आइडिया लग गया था कि UPSC रिपीट करती है। इसी वजह से मैंने उसी पे ही काम किया। और जैसा मेरा 2020 में मैंने बताया 133 स्कोर आया था, और इस बार वो 180 क्रॉस कर गया। तो बस वही है कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ के और तब वो किया। अच्छा, इसमें CAPF वगैरह में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का क्या रोल रहता है, या फिर कहीं जैसे CSE में कहा जाता है कम सिलेक्शन हो रहा है, या क्या इसको इंग्लिश वगैरह की, हम जैसा देखते हैं आर्मी ऑफिसर्स में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? जी सर। तो सर हिंदी मीडियम के बारे में बात करें तो इसमें जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव, वो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, सेम प्रीलिम्स की तरह। देन इसका पेपर 2 यहाँ थोड़ा कैच है। इसमें सर ये होता है कि आपको ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये 6 पार्ट होते हैं। इसमें सिर्फ आप ऐसे को हिंदी में लिख सकते हो, बाकी सारा इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे को हिंदी में किया जा सकता है। बाकी इंटरव्यू, सर मैं 2 इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैंने पहला इंटरव्यू भी हिंदी में दिया था और आई स्कोर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, एंड मैंने सेकंड इंटरव्यू भी हिंदी में दिया था, जो कि मैंने 110 आउट ऑफ 150 स्कोर किया है। सो ऐसा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। सो फाइनली लास्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कोई होता है कि मोस्टली IIT IIM के स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरली टॉप करते हैं, ये धारणा है एक तरह की, सिविल सर्विसेज हो या किसी तरह का। तो मैं एक सिंपल कॉलेज से हूँ, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑल्दो अच्छा कॉलेज है, बट IIT तो डिफरेंट है। NIT वगैरह। तो दूसरा सर मैं ये कहूँगा कि कहीं पे भी रह के प्रिपरेशन की जा सकती है। मैं जैसे दिल्ली के ही एक गांव में रहता हूँ, और आप अगर मेन दिल्ली लाइक करोल बाग और राजेंद्र नगर को कंपेयर करो तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है। तो जब भी मुझे टाइम लगता था मैं जाता था, और मैं बुक्स वगैरह, एक स्टूडेंट फ़ोटो स्टेट करके है, मैं उधर से बुक वगैरह परचेज़ कर लेता था। जब टाइम नहीं लगता था तो मंगा लेते थे उनसे, ऑर्डर कुरियर करते हैं वो लोग। तो ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, तो कहीं से भी रह के प्रिपरेशन की जा सकती है। एंड थर्ड थिंग कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है सर। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बहुत हाई स्कोर्स हैं, लेकिन वो फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका वेट बढ़ा हुआ है। तो वेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग लाइक पेपर 2 में 6 ऐसे आते हैं, 4 लिखने हैं, काफ़ी सारे लोग 6 लिखाते हैं, पढ़ते नहीं ठीक से, और उस वजह से उनका पेपर फिर बीच में छूट जाता है। तो ये है। और बाकी इंटरव्यू के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, बस ये है मेन। तो ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सर का यूट्यूब चैनल है उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें सर CAPF से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, यानी कि टीचिंग वगैरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, जो कि डेफिनेटली सर एक ऐसे इंसान है जो कि खुद पढ़ा रहे थे और खुद सेलेक्ट भी हुए इस बार, वो भी रैंक 1 के साथ। सर। तो सर से आपको गाइडेंस का मौका लगातार मिलता रहेगा, तो सर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।